एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है केमिस्ट्री के इस खूबसूरत चैनल केमिस्ट्री भैया पर। मेरे पहले वीडियो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको इतना प्यार इतना लाइक देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर जो कि बहुत खूबसूरत इसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। कहते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो साइंस के इस पहले चैप्टर को आप लोग पढ़ के अपने टीचर्स अपने क्लासमेट्स के नजरों में अपना फर्स्ट इंप्रेशन यानी अपना फर्स्ट चैप्टर से ही एक ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करो जो कि लास्ट तक चले। आई एम वेरी श्योर दैट यू आर गोइंग टू लव दिस वीडियो। बट एक राज की बात बताऊं, ना ही लव ना ही हेट ये कोई मैटर ही नहीं है, तो फिर मैटर है क्या? ठीक है, प्यार मोहब्बत ये सब कुछ भी मैटर नहीं है, तो फिर इसके पीछे भागते क्यों है, इसके पीछे पढ़ते क्यों है? वेल वी विल नो इन दिस वीडियो व्हाट इज मैटर एंड व्हाट इज नॉट मैटर। तो हमें करना क्या है आगे? जो मैटर रखता है वो काम करेंगे, जो मैटर नहीं रखता है उसको भाड़ में जाने देंगे। तो अभी आप लोग 8 से 9th में आए हो, 9 से नेक्स्ट ईयर 10th में जाओगे और 10th में होगा आपका बोर्ड एग्जाम। तो अब तक अगर आप सीरियस नहीं थे तो अब से आप सीरियस हो जाओ। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बहुत ही प्यारा बहुत ही खूबसूरत चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 9th का पहला चैप्टर केमिस्ट्री का मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसे मैटर अराउंड अस इसके नाम से भी जानते हैं। इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है? मैटर के बारे में पढ़ना है, मैटर के डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है और मैटर के डिफरेंट स्टेट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं मैटर के डेफिनेशन से। बड़ा बेसिक सा डेफिनेशन है कि किसी भी चीज को मैटर कब बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। तो दो कंडीशन, अगर कोई भी चीज जिसके पास वजन होगा और दूसरा उसके पास वॉल्यूम होगा, एनीथिंग विच हैव मास एंड वॉल्यूम, उसको हम बोलेंगे मैटर। डेफिनेशन क्या बोलता है? एनीथिंग विच हैव मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। स्पेस यानी कि वॉल्यूम। जैसे आप जिस पेन से लिख रहे हो या फिर जिस नोटबुक पे लिख रहे हो और जिस टेबल पर रख के लिख रहे हो और जिस कुर्सी पर चेयर पर खुद बैठे हो, वो सबका कुछ ना कुछ वजन है और उन सब ने कुछ ना कुछ वॉल्यूम को भी ऑक्यूपाई किया है। दैट्स व्हाई ऑल दीज आर मैटर। एग्जांपल में टेबल, चेयर, पेन, एयर, इटीसी। क्लियर है? ये सब कुछ क्या है? एग्जांपल है। अगर हमें एक मैटर के प्रॉपर्टीज के बारे में समझना है तो पहले ये समझिए कि मैटर जितने भी सारे हैं वो सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं। यहां पर क्या लिखा है मैंने कि एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। क्यों? यह है फिजिकल नेचर ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा कि इन पार्टिकल का साइज जो होता है वेरी वेरी स्मॉल, हम लोग उसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। क्लियर है? और साइज के बारे में बात करें तो इनका जो साइज होता है वो होता है 10 टू द पावर -10 मीटर। इतना छोटा होता है कि जो हमको दिख नहीं सकता है। सो पार्टिकल्स, मैटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं एक्सट्रीमली स्मॉल साइज के होते हैं। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तो क्या क्या पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? पहला पार्टिकल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि पार्टिकल्स जो होते हैं कंटिन्यूअसली मोशन में रहते हैं, हमेशा घूमते हैं, मूवमेंट करते हैं। जैसे यहां पे ये एक पार्टिकल है, ये इधर उधर ऐसे मूव कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। तो इस तरह के जिगजैग रैंडम मोशन को हम बोलते हैं ब्राउनियन मोशन। ठीक है, ब्राउनियन मोशन का डेफिनेशन क्या हो गया? जिगजैग रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, और जब ये पार्टिकल्स मूव करता है, सपोज कीजिए कि ये एक पार्टिकल है, ये दूसरे टाइप का पार्टिकल्स है यहां पर दूसरे मैटर का, तो जब ये मूव करेगा तो ये इसका इसमें चला जाएगा, इसका इसमें चला जाएगा, यानी कि आपस में क्या होंगे? पार्टिकल्स डिफरेंट मैटर के इंटरमिक्स कर जाएंगे। तो इस इंटरमिक्सिंग को बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब द प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट मैटर। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स में, वो है कि दोनों पार्टिकल्स जो कॉन्जुगेटिव पार्टिकल्स होंगे इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होता है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम और इस स्पेस को बोलते हैं इंटर
पार्टिकल स्पेस और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, आईएमएस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और ये स्पेस सॉलिड में बहुत कम होता है। ये स्पेस क्या होता है? सॉलिड में बहुत कम होता है, गैसेस में बहुत ज्यादा होता है, और लिक्विड के केस में सॉलिड से ज्यादा, गैस से कम होता है। क्लियर है? और इसी स्पेस के कारण से दोनों के बीच में लगेगा एक अट्रैक्टिव फोर्स, यानी कि तीसरा पॉइंट हो गया, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब यहां पे आप देखो, जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दोनों के वजन के प्रोडक्ट के बराबर। अगर इसका वजन m1 है और इसका वजन m2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस है r, ठीक है, तो दोनों का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच का जो गैप है वो ज्यादा होगा, ठीक है, उनके हिसाब से। अगर गैप ज्यादा है तो फोर्स कम होगा, और अगर गैप कम है तो फोर्स ज्यादा होगा। क्लियर है? डिफरेंट मैटर में एटम्स और या फिर पार्टिकल्स डिफरेंट तरीके से अरेंज होते हैं, और इस डिफरेंट अरेंजमेंट के वजह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, और हमें डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर मिलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक ये है स्टेट्स ऑफ मैटर, और फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर जो है वो 3, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जनरली 5 होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बीईसी। ठीक है, बीईसी मतलब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बट आपके सिलेबस में सिर्फ 3 पढ़ना है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यही 3 आपका इंपॉर्टेंट है, और इसी से सारा क्वेश्चन किया जाएगा। ठीक है, तो एक एक स्टेट के बारे में डिफरेंट तरीके से और मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सॉलिड क्या होता है? सॉलिड एक ऐसा स्टेट ऑफ मैटर होता है जिसका डिफिनिट शेप, साइज होता है, और वॉल्यूम भी क्या होता है? फिक्स होता है। वॉल्यूम फिक्स होता है और डिफिनिट शेप साइज होता है। जैसे स्टोन, वुड, आइस, आयरन रॉड, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं सॉलिड्स के। आप यहां पे देखो, ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, इस तरह से बहुत क्लोजली पास पास अरेंज होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है? बहुत कम है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों के बीच में जो लगेगा, हर एक पार्टिकल्स के बीच में बहुत हाई लगता है। ठीक है, अगर प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो पहला प्रॉपर्टीज तो वही है जो डेफिनेशन हमने देखा कि शेप साइज तो फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है, कंप्रेसिबल नहीं होता है। आप देखो यहां पे, जैसे ये पार्टिकल्स है, ये पहला लेयर हो गया, इसके ठीक नीचे में दूसरा लेयर होता है, इसी तरह से थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, एक के नीचे एक चलता जाएगा। अगर हम बोले ऊपर से हम इसको कंप्रेस कर रहे हैं, ऊपर से फोर्स डाल रहे हैं, तो ये नीचे आना चाहिए। बट नीचे कब आएगा? लेयर फर्स्ट पर हमने अप्लाई किया कुछ प्रेशर, और वो आना चाहिए नीचे, लेकिन नीचे नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि खाली जगह नहीं है। ठीक है, जब खाली जगह नहीं है तो क्या होगा? कंप्रेस नहीं हो सकता है, इसीलिए नॉट कंप्रेसेबल। सॉलिड्स आर नॉट कंप्रेसेबल। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस नेग्लिजिबल होता है, फोर्स बहुत हाई होता है, हमने देख लिया। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स जो होता है बहुत हाई लगता है। क्यों? क्योंकि स्पेस बहुत कम है सॉलिड्स के। डेंसिटी बहुत हाई है। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सबस्टेंस बाई में वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दैट सबस्टेंस। हमने यहां पे देखा कि इतना अगर वॉल्यूम लेते हैं तो बहुत पास पास पार्टिकल्स हैं, इसीलिए बहुत ज्यादा पार्टिकल्स होंगे उस छोटे से स्पेस में। तो स्पेस, वॉल्यूम क्या है? छोटा, और मास क्या है? ज्यादा। ज्यादा पार्टिकल्स है, इसीलिए डेंसिटी भी क्या होगा? सॉलिड्स का हाई होगा। पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर नॉट एबल टू फ्लो। क्यों? क्योंकि सब सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से हाई टाइट बॉन्ड से बंधे हुए हैं, अट्रैक्टिव फोर्स है, इसीलिए फ्लो नहीं कर सकते हैं। रिजिड नेचर का होता है। रिजिड नेचर का मतलब यह होता है कि अपने शेप साइज को मेंटेन रखता है, अगर ऊपर से कोई प्रेशर फोर्स लगता है तो। काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होता है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी ड्यू टू द मोशन, और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। m का मतलब मास ऑफ दैट पार्टिकल एंड v का मतलब वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल। अब जब सॉलिड का पार्टिकल मूव ही नहीं कर रहा है तो वेलोसिटी क्या होगा उसका? 0, इसीलिए पूरा काइनेटिक एनर्जी भी 0। ठीक है, या फिर नेग्लिजिबल। डिफ्यूजन रेट बहुत कम होता है। डिफ्यूजन अभी हमने आपको समझाया कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स। अब जब इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स कब होगा? जब एक पार्टिकल में, जब एक मैटर में पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा, तब दूसरा वाला उसमें जाकर घुसेगा। ठीक है, उसमें जाकर इन करेगा। तो स्पेस ही नहीं है तो कहां से इन करेगा? इन नहीं करेगा तो क्या होगा? डिफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड स्टेट डज नॉट शो डिफ्यूजन। सो नेक्स्ट हमारा ये है स्टेट, सेकेंड स्टेट, लिक्विड स्टेट।
लिक्विड स्टेट क्या बोलता है इसका डेफिनेशन कि मैटर का ऐसा स्टेट जिसका शेप साइज फिक्स नहीं होता है लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। क्या है डेफिनेशन देख लो, स्टेट ऑफ मैटर विच डज नॉट हैव डिफिनिट शेप एंड साइज बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, जैसे वाटर, अल्कोहल, ठीक है, मिल्क, ये सब क्या है हमारे एग्जांपल्स हैं लिक्विड के। आप लिक्विड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो ना, ये पार्टिकल एक, दूसरा, तीसरा, ठीक है, इनके बीच में अच्छा खासा स्पेस है, स्पेस इसमें बढ़ गया तो फोर्स क्या होगा, घट जाएगा ना कंपेयर टू द सॉलिड। तो सॉलिड के मुकाबले इसमें स्पेस ज्यादा है लेकिन फोर्स क्या है, कम है। आप देखो यहां पे अगर ये एक कंटेनर है, ठीक है, कर्व टाइप का एक कंटेनर, इसमें अगर हमने लिक्विड को डाल दिया तो वो लिक्विड का शेप ऐसा हो गया। अगर कुछ रेक्टेंगुलर ऐसा कुछ है कंटेनर तो इसमें हमने लिक्विड को डाला, सेम लिक्विड को, तो सेम लिक्विड वॉल्यूम सेम है लेकिन उसने क्या किया, यहां पे इस शेप ले लिए, यहां का शेप ले लिया। यानी कि लिक्विड का जो शेप होता है वो कंटेनर के शेप पर डिपेंड करता है। कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो लिक्विड के प्रॉपर्टीज होते हैं, पहला कि नॉट फिक्स शेप साइज, लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मोर देन द सॉलिड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लेस देन द सॉलिड, ठीक है। डेंसिटी भी लेस होगा, क्यों, क्योंकि देखो सॉलिड में अगर बहुत सारे पार्टिकल्स थे इतना ही स्पेस में, और लिक्विड के बारे में बात करें अगर इतना ही स्पेस लेते हैं तो सिर्फ इतना ही सारे पार्टिकल्स होंगे, क्योंकि स्पेस ज्यादा है ना तो कम पार्टिकल्स आएंगे, तो कम पार्टिकल्स का मतलब मास कम हो गया, वॉल्यूम वही है तो डेंसिटी क्या हो गया, ऑटोमेटिक कम हो गया, ठीक है। आसानी से फ्लो कर पाते हैं क्योंकि फोर्स कम लगता है, ठीक है। कंप्रेसिबल भी होते हैं, जैसे इनके पार्टिकल्स को अगर हम ऊपर से दबाएंगे तो ये पार्टिकल खिसक के नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये पार्टिकल्स क्या होगा, खिसक के नीचे आ जाएगा, तो कंप्रेसिबल होता है, लेकिन एक हद तक ही कंप्रेसिबल होता है, नॉट कंप्लीटली कंप्रेसिबल। तो आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। रिजिड नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी इसमें सॉलिड से ज्यादा होता है, क्योंकि अब तो पार्टिकल फ्लो करने लगा, कुछ तो स्पीड आया यानी कि काइनेटिक एनर्जी आया। और डिफ्यूज कर सकते हैं आसानी से, यानी लिक्विड में सॉलिड जा सकता है, लिक्विड में लिक्विड जा सकता है, लिक्विड में गैस जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। इसी तरह से हमारा थर्ड स्टेट ऑफ मैटर है गैस। इसमें शेप, साइज, वॉल्यूम कुछ भी फिक्स नहीं होता है, तो इस तरह के मैटर को बोलते हैं गैसेस स्टेट, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, एयर, ये सब क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी अमोनिया गैस है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, ठीक है, वाटर वेपर, वो भी वेपर के फेज में होगा लेकिन अलग चीज है वो, ठीक है। यहां पे कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के, देख रहे हो कितना दूर दूर है एक दूसरे के बीच में, अच्छा खासा वेरी हाई डिस्टेंस है, ठीक है, वेरी हाई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। यहां पर स्पेस बहुत ज्यादा हो गया, स्पेस बहुत ज्यादा, इसीलिए फोर्स बहुत कम हो गया, ठीक है ना बात। यहां पे देखो अगर इसी पार्टिकल्स को उठाकर इसमें डाल दे, इस कंटेनर में, तो कुछ ऐसा शेप ले लेगा, ये पूरा वॉल्यूम इसमें ऑक्युपाई करेगा। अगर इसी गैस को उठाकर हम इस कंटेनर में डाल देते हैं तो इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम, वही पूरा गैस, जितना भी गैस था वो पूरा ले लेगा। यानी कि वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस जो होता है वो होता है वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक है बात। इसके बाद डिस्कस करते हैं कुछ पॉइंट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो गैसेस का फिजिकल प्रॉपर्टीज ये है कि शेप, साइज अनडिफाइंड होता है, वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत हाई, जिसके कारण से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत लो हो जाएगा, डेंसिटी बहुत लो होता है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम इतना ही सारा वॉल्यूम ले तो इसमें एक या दो ही पार्टिकल्स आ पाएगा, क्योंकि बहुत दूर दूर है ना। आसानी से फ्लो कर पाता है लिक्विड गैस का पार्टिकल्स। रिजिड नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, क्योंकि फास्ट मूव कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी बहुत है, और इसका डिफ्यूज बहुत हाई करता है, ठीक है। डिफ्यूजन जो गैस होता है बहुत हाई डिफ्यूजन को शो करता है, क्लियर है बात। डिफ्यूजन का रेट जो होता है, डिफ्यूजन रेट ऐसे लिखेंगे, रेट ऑफ डिफ्यूजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो डिफ्यूजन का रेट भी बहुत हाई होता है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि सॉलिड,
लिक्विड, गैस, ये सब तीनों जो स्टेट ऑफ मैटर हैं ये आपस में कैसे इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं एक दूसरे में, कैसे सॉलिड लिक्विड में बदल सकता है, लिक्विड गैस में, ये सब आपस में कैसे बदल सकते हैं, ठीक है। और स्टेट्स ऑफ मैटर आपस में बदलते हैं दो कारण से, अगर हम उसका टेम्परेचर चेंज कर दें या फिर उसका प्रेशर चेंज कर दें, ठीक है, बाय चेंज इन टेम्परेचर एंड बाय चेंज इन प्रेशर, और आइदर बाय टेम्परेचर और आइदर बाय प्रेशर, अगर हम इनको चेंज करते हैं तो एक फॉर्म, एक स्टेट ऑफ मैटर किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। हम देखेंगे कि किस स्टेट से किस स्टेट में बदलना है, उसके अकॉर्डिंग टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, आइदर इट हैज टू बी इंक्रीज और डिक्रीज। देखो यहां पे फ्लो चार्ट है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, अगर हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं, देखो अगर सॉलिड को कन्वर्ट करते हैं लिक्विड में, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है, इस प्रोसेस का बोलते हैं फ्यूजन या फिर मेल्टिंग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो मेल्टिंग क्या प्रोसेस है या फिर फ्यूजन क्या प्रोसेस है, आप डेफिनेशन लिख लो, इट इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। अगर इसका रिवर्स के बारे में बात करें तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड, इसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, इसको क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन। सिमिलरली अगर हम किसी दूसरे में आते हैं, लिक्विड को कन्वर्ट करना चाहते हैं गैस में या फिर गैस को कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेपोराइजेशन, और अगर रिवर्स आते हैं तो इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। तो आप इसका डेफिनेशन लिख लो वेपोराइजेशन एंड कंडेंसेशन का। वेपोराइजेशन का द प्रोसेस इन विच लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर कन्वर्ट इनटू गैसेस स्टेट, और कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है वेपोराइजेशन का, द प्रोसेस इन विच गैसेस स्टेट कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट, ठीक है। और अगर कुछ कुछ ऐसे भी सॉलिड्स होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होते हैं विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड स्टेट, एग्जांपल के तौर पे कैम्फर है, कपूर है, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड है, नेप्थालीन बॉल है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं, और इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, sublimation. So sublimation is a process in which solid state directly changes into gaseous state without changing in liquid state. अगर इसका रिवर्स है, कुछ गैसेस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली चेंज करते हैं सॉलिड में, इसको भी बोलते हैं डीसब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन, इसको बोलते हैं डिपोजिशन या फिर इसको बोलते हैं डी सब्लिमेशन, ठीक है। तो ये कुछ प्रोसेस है जो कि डिपेंड करते हैं कि किस स्टेट से किस स्टेट में बदल रहे हैं, तो क्या बोलेंगे। अब हम देखेंगे कि कैसे कन्वर्ट होता है, ये सब कैसे कन्वर्ट होता है। आप समझो, अगर ये सॉलिड है तो इसके पार्टिकल्स कुछ इतने पास पास होंगे, और हमें लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो इसके पार्टिकल्स को कुछ इस तरह से अरेंज करना पड़ेगा, और लिक्विड को गैस में करना है तो कुछ ऐसे करना पड़ेगा, इस तरह से पार्टिकल्स अरेंज हो जाएगा। क्लियर है, सॉलिड से लिक्विड में तो पार्टिकल्स इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगे अरेंजमेंट के अनुसार, और लिक्विड से गैस में ऐसे हो जाएगा। अब देखो, अब हम यहां पर कर क्या रहे हैं, ठीक है, हम लोग कर क्या रहे हैं, इनके बीच में फोर्स बहुत ज्यादा है, इसके बीच में फोर्स कम है, ठीक है, तो फोर्स को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। तो फोर्स को कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, बाय गिविंग टेम्परेचर और बाय गिविंग हीट एनर्जी। एनर्जी बाहर से देंगे, पार्टिकल्स का एनर्जी बढ़ेगा और वो उस फोर्स को तोड़ेगा और वो एक्सपैंड करेगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इसमें भी हम एनर्जी दे तो ये और एक्सपैंड करेगा, कुछ ऐसा बनेगा। यानी कि अगर सॉलिड से लिक्विड या फिर लिक्विड से गैस या फिर डायरेक्ट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना है, हमें इस तरफ अगर प्रोसेस करना है तो टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। ओके, तो एक कंक्लूड करते हैं कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और डायरेक्ट सॉलिड टू गैस कन्वर्ट करना है तो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। कैसे चेंज होगा, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर। अगर प्रेशर के अनुसार देखने चाहते हैं, देखो यहां पे प्रेशर बहुत हाई लग रहा है चारों तरफ से, तभी सब पास पास है। अगर इस प्रेशर को क्या कर दें, थोड़ा सा डिक्रीज कर दें,
प्रेशर को रिलीज करे तो ये क्या होगा, सब पार्टिकल्स मूव करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स के जो नेचर होता है वो क्या होता है, मोशन, वो हमेशा मूव करना चाहता है। बट ड्यू टू द हाई प्रेशर वो क्या पास पास है, प्रेशर हटेगा तो वो क्या होगा, दूर भागेगा, यानी कुछ ऐसा होगा। और प्रेशर हटेगा तो और कुछ ऐसा हो जाएगा। यानी कि अगर प्रेशर को डिक्रीज कर दे तो भी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर डायरेक्ट सॉलिड से गैस चेंज हो जाएगा। तो एक पॉइंट यहां पर समझ लो, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सॉलिड से डायरेक्ट आपको गैस में चेंज करना है तो कैसे करोगे, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाय डिक्रीजिंग प्रेशर। अगर रिवर्स में आना है तो इसका उल्टा करना पड़ेगा हमें। इस तरफ अगर करना है तो टेम्परेचर को डिक्रीज करना पड़ेगा और प्रेशर को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यहां पे आप देखो, इधर से इधर जाते हुए वो टेम्परेचर देना पड़ रहा है, यानी कि वो टेम्परेचर एब्जॉर्ब कर रहा है। इसीलिए ये वाला जो प्रोसेस होगा वो होगा एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब वैसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर वो या फिर हीट वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जबकि इसमें टेम्परेचर घट रहा है, यानी घटा हुआ टेम्परेचर बाहर मिल रहा है हमको, तो इसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्सोथर्मिक। ठीक है, बात समझ गए कैसे हम टेम्परेचर प्रेशर के वेरिएशन से एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। अब यहां पे एक और कुछ पॉइंट्स है। यहां पे होता है ये मेल्टिंग बोलते हैं, फ्यूजन को ही क्या बोलते हैं, मेल्टिंग। तो यहां पे एक होगा मेल्टिंग पॉइंट, एमपी। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आप लिखो मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग में क्या कर रहे हैं, सॉलिड टू लिक्विड चेंज कर रहे हैं। पॉइंट का मतलब एक टेम्परेचर। सो मेल्टिंग पॉइंट, it is a temperature, it is a constant temperature at which solid changes into liquid at constant temperature, sorry at constant pressure। ठीक है, सिमिलरली यहां पर ये बॉयल कर रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, या फिर वेपोराइज हो रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉइलिंग भी बोलते हैं। ठीक है, बॉइलिंग भी बोलते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है, ए कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर है इतना कुछ? अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो इसमें एक आता है लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब है कि अगर हम एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें जो एनर्जी का जरूरत पड़ता है, ठीक है, उस एनर्जी को ही बोलते हैं लैटेंट हीट। अब जब एक स्टेट सॉलिड से लिक्विड चेंज होता है तो इस पूरे ड्यूरेशन में टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है। चेंज इन टेम्परेचर क्या होता है, जीरो। डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो। कैसे? आप देखो, जब तक हम एनर्जी दिए जा रहे हैं ये इनके बीच का जो बॉन्ड है, सॉलिड्स के बीच का जो बॉन्ड है वो क्या होता है, टूटता है। यानी कि जितना भी हमने एनर्जी दिया वो तो यूज हो गया ना उस बॉन्ड को तोड़ने में। ठीक है, तो एनर्जी कहां बढ़ा, नहीं बढ़ा। तो इस तरह से सारा कन्वर्ट हो गया किसमें, लिक्विड में। मतलब कंप्लीट कन्वर्जन सॉलिड टू लिक्विड, इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर क्या होता है, एब्जॉर्ब नहीं, मतलब एब्जॉर्ब तो होता है बट वो इंक्रीज नहीं होता है। वो क्या यूज हो जाता है, तो बॉन्ड को तोड़ने में यूज हो जाता है। ठीक है, यानी कि वो एनर्जी उसमें क्या है, हिडन है। तो इस तरह के हिडन एनर्जी को ही बोलते हैं लैटेंट हीट। लैटेंट हीट का मतलब हिडन एनर्जी और हिडन हीट एनर्जी। ठीक है, सो इसका डेफिनेशन है द हीट एनर्जी विच हैज टू बी सप्लाइड टू चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। एक स्टेट को बदलने में, ठीक है, जो भी एनर्जी देना पड़ा उसको बोलते हैं हम लोग लैटेंट हीट। अब देखो लैटेंट हीट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन। सो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या होता है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब यह हुआ, यहां पे फ्यूजन का मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो 1 kg सॉलिड को कंप्लीट लिक्विड में बदलने में जो अमाउंट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आप डेफिनेशन लिखो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 kg ऑफ सॉलिड कंप्लीटली इनटू लिक्विड विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर हम आइस के लिए बात करें तो आइस का जो प्रेशर, इसका वैल्यू होता है 334 किलो जूल
पर केजी होता है इसका वैल्यू। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस का क्या होता है, यानी 1 केजी आइस को लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें 334 किलो जूल का एनर्जी देना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पर वेपोराइजेशन का मतलब यह होता है लिक्विड टू गैस। तो अगर 1 केजी लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है, इसके लिए विदाउट चेंज इन टेम्परेचर कितना एनर्जी देना पड़ेगा एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का डेफिनेशन ये हुआ, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, ठीक है, टू कंप्लीटली कन्वर्ट 1 kg लिक्विड इनटू गैस विदाउट चेंज इन टेम्परेचर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अगर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर के लिए अगर बात करें हम, तो वाटर के लिए इसका जो वैल्यू होता है 2230 किलो जूल पर केजी, ठीक है। तो जब आइस लिक्विड में कन्वर्ट हुआ तो टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ, बट हमने ये जो टेम्परेचर दिया वो लिक्विड में हिडन है, वो उसमें छुपा हुआ है। जबकि इसमें सेम जब लिक्विड कन्वर्ट हुआ गैस में तो इतना सारा टेम्परेचर वो गैस के रूप में क्या है, वेपर के रूप में क्या है, हिडन है। इसीलिए आप देखो लिक्विड में इतना एनर्जी जबकि वेपर में इतना एनर्जी, जो कि ये वेपर वाला एनर्जी, छुपा हुआ एनर्जी क्या है, ज्यादा है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन आता है कि कौन ज्यादा डेंजरस होता है, बॉइलिंग वाटर और वेपर, ठीक है। वेपर ज्यादा मतलब डेंजरस होता है, ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से, ठीक है बात। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इवापोरेशन टॉपिक। इवापोरेशन का मतलब क्या होता है? ये प्रोसेस सिमिलर है जस्ट लाइक अ वेपोराइजेशन, बट एक थोड़ा सा चेंज है। जैसे वेपोराइजेशन क्या होता है, लिक्विड से गैस के रूप में कन्वर्ट होना एट द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर पर उस लिक्विड का, ठीक है। लेकिन इवापोरेशन थोड़ा सा अलग है। कैसे? देखो, जैसे ये सपोज कीजिए कि ये लिक्विड है एक कंटेनर में और ये डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है बात। ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट लेयर। ये सपोज कीजिए लेयर 1, ये लेयर 2, ये लेयर 3, ये लेयर 4, ठीक है। हर एक लेयर एक दूसरे से क्या हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ में बॉन्डेड है। अब आप ध्यान से देखो जरा, अब आप ध्यान से जरा देखोगे तो लेयर 2, लेयर 3 और लेयर 4, ये तीनों लेयर ज्यादा फोर्स के साथ बंधे हैं कंपेयर टू लेयर 1, ठीक है। लेयर 1 में सिर्फ नीचे से और साइड से फोर्स लग रहा है, जबकि लेयर 2, 3, 4 में चारों तरफ से फोर्स लग रहा है और वो चारों तरफ से क्या हुआ है, बंधा हुआ है, ठीक है। यानी कि लेयर 1 जो है, लेयर 1 कंप्लीटली ऊपर से फ्री है। लेयर 1 कंप्लीटली ऊपर से क्या है, फ्री है। तो लेयर 1 को स्कैप करने के लिए, मतलब वो लेयर 1 वहां से हट जाए, उसके लिए क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए कंपेयर टू द लेयर 2, 3, 4 के मुकाबले। तो होता क्या है कि ये जो लेयर है, ठीक है, ये जो लेयर है लेयर 1, ये लेयर 1 क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। क्या करेगा, सराउंडिंग से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और अपने इस फोर्स को क्या करेगा, अपने इस फोर्स को तोड़ेगा, ठीक है। और फोर्स को तोड़ने के बाद में ये यहां से स्कैप कर जाएगा, ये यहां से क्या हो जाएगा, स्कैप कर जाएगा, ठीक है। तो अभी इसने बॉइलिंग पॉइंट अचीव नहीं किया है, बट बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही लेयर 1 का जो सरफेस का जो लिक्विड है मॉलिक्यूल, वो एब्जॉर्व किया सराउंडिंग से टेम्परेचर और एनर्जी, और वहां से वो क्या हो गया, अपने बॉन्ड को तोड़ा और गैस के रूप में कन्वर्ट होकर वहां से स्कैप कर गया। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं इवापोरेशन। सो इवापोरेशन इज अ मेथड, और इवापोरेशन इज अ surface phenomena in which liquid changes into gaseous phase below its boiling point at any temperature, ठीक है। यहां पर डेफिनेशन देख लो कि क्या है कि एक लिक्विड जो है चेंज करता है गैस में एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, मतलब बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही वहां का सरफेस का जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये इवापोरेशन जो प्रोसेस हो रहा है, ये हो रहा है बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। तो हुआ क्या कि सराउंडिंग का एनर्जी क्या हो गया, कमजोर पड़ गया,
ठीक है, सराउंडिंग का एनर्जी क्या हुआ, कमजोर हो गया, मतलब कम हो गया। तो जब कम होता है एनर्जी तो क्या होता है, वहां पे कूलिंग होता है। जब एनर्जी बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है, हॉटनेस बढ़ता है, गर्मी बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे ठंडापन आता है, कूलिंग आता है। तो हम बोल सकते हैं कि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग और इवापोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना आल्सो। बॉइलिंग क्या है, पूरा बल्क प्रोसेस है। बॉइलिंग जो प्रोसेस है पूरा बल्क है, नीचे से टेम्परेचर देते हैं, उसका सारा मॉलिक्यूल जब तक से नहीं टूटेगा उसका बॉन्ड, तब तक से वो इवापोरेट नहीं होगा, ठीक है। जबकि यहां पर बाकी लेयर से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ लेयर 1 से ही मतलब है, ठीक है। जैसे ये लेयर 1 उड़ा तो लेयर 2 ऑटोमेटिकली एज अ कंसिडर होगा लेयर 1 की तरह। अब वो भी वही प्रोसेस शो करेगा जो कि लेयर 1 ने शो किया। तो सरफेस बाय सरफेस क्या होता है, ये लिक्विड का मॉलिक्यूल्स गैस में कन्वर्ट होते रहता है। क्लियर है बात। तो इवापोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि लिक्विड का जो सरफेस है वो गैस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड फेज कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उस लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट से पहले। ये कैसे होता है, बाय एब्जॉर्बिंग द टेम्परेचर फ्रॉम द सराउंडिंग, और ये सरफेस फेनोमेना है, इसीलिए इस कारण में इस इवापोरेशन में क्या होता है, कॉजेस करता है, ये कॉज करता है कूलिंग, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे कि इवापोरेशन के स्पीड को या फिर इवापोरेशन के रेट को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है। तो इस फैक्टर में पहला जो है वो है टेम्परेचर। पहला क्या है, टेम्परेचर। आप देखो कि टेम्परेचर किस प्रकार से रोल प्ले करता है टू इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ इवापोरेशन। हमें पता है कि टेम्परेचर अगर हम किसी भी मॉलिक्यूल में देंगे, अगर सराउंडिंग का वो टेम्परेचर बहुत हाई रहा तो वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और वो जल्दी क्या होगा, इवापोरेट होगा। समझ में आ रहा है, ज्यादा टेम्परेचर यानी ज्यादा जल्दी वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और जल्दी से बॉन्ड तोड़ेगा और वो क्या करेगा, इवापोरेट करेगा फास्टर। तो टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवापोरेशन, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवापोरेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी कारण से गर्मी के टाइम में, समर सीजन में आपको जो स्वेटिंग होता है, और स्वेटिंग होने के कारण से आप जब भी कभी सनलाइट में जाते हो तो इवापोरेट होता है और आपको थोड़ा हल्का क्या होता है, ठंडा लगता है, ठीक है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी ज्यादा होगा। इसीलिए ठंडे के दिनों के मुकाबले समर सीजन में कपड़ा जल्दी सूखता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया जैसे हम बोल रहे हैं कि अगर लिक्विड जिस कंटेनर में रखा हुआ है, जैसे इतना कंटेनर है एक और दूसरा इतना है, तो अब यहां से जो एनर्जी मिलेगा इसको सराउंडिंग से, वो इतना में पड़ेगा और इसमें इतना में पड़ेगा। तो इसमें एनर्जी ज्यादा जा रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया इसका ज्यादा है, इसीलिए ये ज्यादा फैल जा रहा है, ठीक है। ज्यादा फैल जा रहा है मतलब जैसे यहां के बारे में बात करें तो लेयर 1, लेयर 2 ये सब कंसिडर होने लगेगा लेयर 1, क्योंकि सरफेस एरिया फैल गया है, ठीक है। और वो ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसके कारण से वो इवापोरेट जल्दी होगा। तो यहां पर सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ इवापोरेशन के। मतलब अगर सरफेस एरिया ज्यादा रहा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी जल्दी होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए कपड़े को जब अभी हम लोग सुखाते हैं तो फैला कर डालते हैं, क्यों, ताकि उसका सरफेस एरिया बढ़े और वो जल्दी से क्या हो जाए, सूख जाए। सिमिलरली अगर आप किसी कप में चाय पीते हो या फिर एक प्लेट में चाय पीते हो तो प्लेट का एरिया क्या है, ज्यादा है कंपेयर टू द कप, इसीलिए प्लेट वाला जल्दी ठंडा होता है कंपेयर टू द कप वाले चाय से। क्लियर है बात। तीसरा फैक्टर यह है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब यह है कि वाटर वेपर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में अगर टेम्परेचर कम है, यानी यहां पर ह्यूमिडिटी की अगर बात करें तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है यानी कि नमी ज्यादा है, तो हमें क्या करना है कि लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना है। बट जैसे ही वो गैस में कन्वर्ट होगा वापस से वो लिक्विड बन के वापस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमिडिटी जो है वो रेट ऑफ इवापोरेशन को रोकता है। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इवापोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। जैसे अगर ठंडे के दिनों में अगर हम बात करें तो ह्यूमिडिटी ज्यादा होता है इन्वायरमेंट में, इसीलिए कपड़ा जल्दी नहीं सूखता है, रेट ऑफ इवापोरेशन कम रहता है। क्लियर है। फोर्थ पॉइंट है विंड स्पीड। विंड का मतलब होता है मूविंग एयर। विंड का मतलब होता है मूविंग एयर, और मूविंग एयर है, एयर मूव कर रहा है यानी कि उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा।
तो विंड स्पीड में काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर को यूज करते हैं, ठीक है। अगर स्पीड ज्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो देख रहे हो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी से, वेलोसिटी ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो इस केस में विंड स्पीड अगर ज्यादा है तो एनर्जी ज्यादा है, और जब एनर्जी ज्यादा है तो वो क्या करेगा? एब्जॉर्ब किया जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल के द्वारा ज्यादा, और ज्यादा जब एनर्जी एब्जॉर्ब हुआ तो जल्दी से वो क्या करेगा? बॉन्ड को तोड़ेगा, डिसोसिएट करेगा और कन्वर्ट कर जाएगा गैस में। तो इवापोरेशन का रेट विंड स्पीड के साथ में भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। क्लियर है? तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिस पर सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, ये 4 फैक्टर जिन पे आपका फैक्टर्स अफेक्ट करता है ये इवापोरेशन को, ठीक है। ये चारों इवापोरेशन के रेट को इफेक्ट करते हैं, और किस किस तरह से? टेम्परेचर, सरफेस एरिया और विंड स्पीड, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये तीनों बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन भी बढ़ेगा। जबकि एक ह्यूमिडिटी है, जो कि ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा हुआ तो रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा? कम होगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस चैप्टर का प्रॉपर नोट्स बनाओगे, प्रॉपर क्वेश्चन आंसर करोगे, ताकि ये आपको हेल्प करे आपके स्कूल से रिलेटेड एग्जाम में, चाहे वो मंडे टेस्ट हो, यूनिट टेस्ट हो, हाफ ईयरली हो या फिर फाइनल एग्जाम हो। अगर सच में ये आपको अच्छा लगा वीडियो तो आप इसे अपने फ्रेंड्स तक, सर्कल्स में पहुंचाओ, फ्रेंड सर्कल में पहुंचाओ, क्लासमेट्स को पहुंचाओ, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाए, अच्छे से नॉलेज गेन कर पाए। थैंक यू।